नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आपको कैश नहीं मिलेगा, कैश की जगह पे कुछ और चीज मिलेगी। जैसे आपने वेंडर को दिए, वेंडर मतलब जो सेलर होगा, आपने क्या परचेज किया, एक एसेट परचेज की और आपने उसको एसेट अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स आई है। अगर इंडिविजुअली आपने एसेट लाइक बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी नाम है एसेट का वो नाम लिखना है। और टू वेंडर, वेंडर मतलब जो सप्लायर था उस एसेट का, उसका नाम। अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पूरी की पूरी कंपनी को परचेज कर लिया या किसी और पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर लिया, तो जितनी भी एसेट्स आएंगी उनको डेबिट करना है, जो भी लाइबिलिटीज आएगी उनको क्रेडिट करना है। जितना कंसिडरेशन उसको आप पे कर रहे हो वो वेंडर के नाम पे लिखना है। यानी कि इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, मतलब कितने में आपने परचेज किया, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। जितने में आपने परचेज किया है वो, अगर लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन मिला के ज्यादा होता है और एसेट कम आती है, तो जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो गुडविल में। अगर आपके एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन से, तो आपका जो अमाउंट आ रहा है वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। जब आप वेंडर को शेयर्स इश्यू करोगे, जब आप वेंडर को शेयर्स इश्यू करोगे तो दो टाइप से कर सकते हो, 8 पार और 8 प्रीमियम। तो वेंडर रिसीवर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर 8 पार पे किया तो प्रीमियम नहीं आना है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब क्या होता है, जो फेस वैल्यू रहेगी वो। अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम साथ साथ में आएंगे, और वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं अपने को, इश्यू प्राइस मतलब फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों को मिला के, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम, तो 12 रुपए की इश्यू प्राइस थी। तो जितना भी अमाउंट वेंडर को देना था, वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट जितना भी देना था डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अगर आप प्रमोटर्स को देते हो, प्रमोटर्स कौन हो गए, जो कंपनी का फाउंडर होगा, तो जितने भी उनकी कॉस्ट लगी होगी उसके बदले प्रमोटर्स को आप शेयर्स दे रहे हो, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बोल दो या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल दो, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और शेयर कैपिटल आप दे रहे हो तो कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आप अगर अंडर राइटर्स को उनके कमीशन के बदले आप क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, तो अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स के अमाउंट को ड्यू कर दिया, एक्सपेंसेस को डेबिट किया है क्योंकि खर्चों को डेबिट करते हैं। जब अंडर राइटर्स को आपने शेयर्स दिए तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जो अंडर राइटिंग कमीशन था उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये अपनी बेसिक जनरल एंट्रीज बनती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फोर फीचर पे। फोर फीचर का मतलब समझा देता हूं। जब भी शेयर्स को कैंसिल करते हो या सीज करते हो, क्यों कर देंगे सीज, अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग होता है तो, यानी कि शेयर होल्डर से पैसे मांगे, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो उस केस में उसके शेयर्स को क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। शेयर्स दो टाइप से आपने इशू किए थे, 8 पार और 8 प्रीमियम। अगर 8 पार पे इशू किया तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जो अमाउंट अलॉटमेंट में है वो लिखना है। नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल का जो अमाउंट नहीं मिला, मतलब नोट रिसीव्ड वाले अपने को यहाँ पे लिखना है। शेयर कैपिटल में कितना पोर्शन जाएगा, जो कॉल्ड अप रहेगा, और शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट आपको मिल चुका है वो। नेक्स्ट चीज आती है, फॉरफीचर किया है आपने और शेयर्स आपने प्रीमियम पे इश्यू करके रखे थे, तो दो सिचुएशंस बनेगी, प्रीमियम आपको मिला या नहीं मिला। मिल गया है तो अपनी जो ये वाली एंट्री थी यही अपनी यहाँ पे बनेगी। अगर अमाउंट प्रीमियम का नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों करते हैं डेबिट, क्योंकि जब भी आपने प्रीमियम को ड्यू किया होगा, अलॉटमेंट का पैसा आया होगा, मतलब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया होगा, या फिर आपने कॉल का पैसा ड्यू किया होगा, जहां पे भी आपका प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया है तो प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, तो अमाउंट नहीं मिला इसके लिए उसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं वापस से पॉइंट पे, दैट इज रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। रीइश्यू मतलब क्या हुआ, कि कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए थे उनको रीइश्यू कर रही है, मतलब वापस उसको इश्यू कर दिया किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो री इश्यू आप 8 पार भी कर सकते हो, 8 प्रीमियम भी कर सकते हो, और 8 डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। ओरिजिनल शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट
स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक्सेप्ट अपने एम्प्लॉइज को आप शेयर्स दे रहे हो तब। अदरवाइज जब री इश्यू की बारी आती है तो कंपनी शेयर्स को जो री इश्यू कर रही है उन शेयर्स को यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे। तो अगर पार पे इश्यू किया, 10 का शेयर था, 10 में इश्यू री इश्यू कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट पे इश्यू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो नुकसान था अपना जितना डिस्काउंट वैल्यू थी वो फॉरफिचर के अकाउंट में चली जाएगी। नेक्स्ट वन, अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो प्रीमियम का पैसा है वो कैपिटल के साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज, अगर आपने शेयर्स फॉरफिट किए थे और री इश्यू के बाद में जो भी फॉरफिचर के अकाउंट में, शेयर फॉरफिचर के अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा होगा वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर एकदम? शरद सर, हाँ जी। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्टर्स को, जो होल टाइम डायरेक्टर होगा या किसी ऑफिसर को ऐसा बोलती है कि हम आपको शेयर्स देंगे, एक फ्यूचर डेट पे देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी डिसाइड करेगी कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं, कितने की प्राइस पे देने हैं वो भी कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन जिस प्राइस पे कंपनी शेयर्स देना चाहती है वो बट ऑब्वियस वो अमाउंट कम होगा, वो प्राइस कम होगी। यानी कि जब आपने डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती एक्सेप्ट एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जब देगी उसके अलावा, मतलब उन अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकती है, इसॉप के अलावा यानी एम्प्लॉइज के अलावा कभी भी डिस्काउंट पे नहीं देगी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि कंपनी जब भी इसॉप पे शेयर्स इश्यू करेगी तो फ्यूचर डेट में उनको शेयर्स देंगी, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स देगी, एक पर्टिकुलर प्राइस पे देगी, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, जब शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो 150 हो, मतलब फिक्स नहीं है 150 हो, मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा होगी और शेयर्स आपको कम मिलेंगे, मतलब और इसके अंदर मतलब शेयर्स आपको कम प्राइस पे मिलेंगे। तो एम्प्लॉइज क्यों लेंगे? एम्प्लॉइज को यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि 150 का शेयर है भाई, आपको 100 में मिल रहा है, मार्केट में भाव चल रहा है 150 रुपए, 150 रुपए, और आपको कंपनी अपने एम्प्लॉइज समझ के आपको ओनर बनाना चाहती है, आप हमारी कंपनी के शेयर ले लो, तो 100 रुपए में, तो कंपनी को नुकसान कितना हुआ? 50 रुपए का। कंपनी को नुकसान कितना हुआ? 50 रुपए का। और जब कंपनी शेयर्स देगी उनको एक फ्यूचर पर्टिकुलर डेट पे तो 100 रुपए कंपनी को मिलेंगे। तो इसके कुछ जनरल एंट्रीज है जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस आता नहीं है एग्जाम में, तो इसको इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को प्राइवेटली कंपनी क्या कर देगी, प्राइवेटली कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी, पब्लिक में, जनरल पब्लिक में कभी भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जनरली जो होगी वो प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी ही ऐसा करती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी पब्लिक में शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या करती है, शेयर्स इश्यू करती है, तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, एक नोटिस, एक राइटिंग में अपने शेयर होल्डर से लिखवाना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। और सेबी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड विद द प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी को समझने पड़ेंगे और कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज वन दैट इज मेड प्री डिटरमाइंड प्राइस टू द प्री आइडेंटिफाइड पीपल। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से फॉर एग्जांपल अगर कशिश मुझे बोले कि सर मुझे ईपी पढ़ा दो, सर मुझे ईपी पढ़ा दो, और एक आउटसाइड पर्सन जिसको मैं जानता नहीं हूं, से फॉर एग्जांपल राहुल, राहुल मुझे बोले कि सर ईपी पढ़ा दो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा? दैट इज ऑफ कोर्स कशिश को। क्यों? वो मेरी स्टूडेंट है, तो उसको मैं ईपी पहले पढ़ाऊंगा और बाकी लोग बाद में आते हैं। उसी तरीके से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, उसी तरीके से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। मतलब
प्री आइडेंटिफाइड लोगों को पहले से ही कंपनी ने डिसाइड करके रखा है कि इन लोगों को हम अलॉट करेंगे शेयर्स। वो कौन लोग हो सकते हैं? जैसे प्रमोटर्स हो गए, या जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो मेन रकम देते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर बायर्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट हैं, या सप्लायर ऑफ द कंपनी है। तो उन सारे लोगों को कंपनी प्रेफरेंशियल राइट देती है, पहले उनको प्रायोरिटी देती है। नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो इसोप वाले शेयर्स थे, यानी कि अब कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे जो शेयर्स देगी, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनको डिस्काउंट पे कंपनी शेयर्स इशू करेगी। शेयर इक्विटी शेयर्स के लिए अगेन कुछ रेगुलेशन सेबी के बने हुए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो मार्केट प्राइस होगी उससे कम प्राइस पे ही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू करेगी। स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ेगा। कम से कम कंपनी को बने हुए कम से कम 1 साल हो गया होना चाहिए। कंपनी को बने हुए कम से कम 1 साल हो गया होना चाहिए। डाउट लेता हूं थोड़ी देर में, पहले इसको पूरा कंप्लीट करने दो। फिर आता है स्टॉक प्लान, दैट इज एम्प्लॉइज स्टॉक परचेज स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने उनको ऑफर दिया है कि जैसे अभी लेटेस्ट में जो भी आईपीओ आए हैं ना, तो जब भी कंपनी आईपीओ इश्यू करती है ना, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आप कौन हो, हु आर यू, आप एक इंडिविजुअल हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी के। आप एम्प्लॉय हो या फिर इंडिविजुअल हो, वहां पे ऑप्शन आता है। तो जो एम्प्लॉयज होंगे उनका अगर आप सिलेक्शन करते हो कि हम एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी उस तरीके से वहां पे भाव लगाती है। और अगर आप जनरल पब्लिक हो तो आपके उस तरीके से भाव लगते हैं, जो प्राइस रहेगी वो उस तरीके से चार्ज की जाएगी। ठीक है। तो कंपनी जब भी पब्लिक में इश्यू करेगी तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शन रखती है कि आप वहां से भी परचेज कर सकते हो ओपन मार्केट से। तो कंपनी जितना भी डिस्काउंट देगी, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस है 120 रुपए, तो इनको देगी 115 रुपए में। ठीक है। तो जो 5 रुपए का नुकसान हुआ कंपनी को, वो कंपनी क्या करती है, अपना एक्सपेंस समझ के डेबिट कर देगी। नेक्स्ट आता है राइट इशू। राइट इशू मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब हुआ कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, द वर्ड इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जब भी मतलब जब भी कंपनी, जैसे कंपनी बन चुकी है, 5-7 साल हो गए कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी चाहती है कि हम पब्लिक में शेयर्स इश्यू करें। तो पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पूछ लो कि भाई आपको शेयर्स लेने हैं तो हम आपको अच्छी प्राइस पे, अच्छी रेट पे हम आपको शेयर्स इशू कर सकते हैं। यानी कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनीज एक्ट की कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सेबी की कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जनरल पब्लिक में इशू करने से पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्सन के पास में 10 शेयर्स हैं तो कंपनी उसको 4 शेयर्स राइट इशू में देगी। राइट इशू सस्ता होता है, मार्केट प्राइस से सस्ता होगा, तो इसके लिए उनको बेनिफिट मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के भाव चल रहे हैं मार्केट में, कंपनी उनको 80 रुपीज में शेयर्स दे रही है। अब आपके पास में पावर है कि आपके पास में से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 100 शेयर्स हैं, तो आपको 40 शेयर्स कंपनी दे देगी। 40 शेयर्स का पावर आपको मिल गया। आप 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में कंपनी से ले सकते हो। ठीक है। सर मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जो बेनिफिट दिख रहा है 100 का शेयर 80 में मिल रहा है, तो 20 रुपए पर शेयर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हो कि मेरे नाम से इस पर्सन को आप शेयर्स दे दो। तो जो 20 रुपए का बेनिफिट है वो आप अर्न कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ द राइट रिनाउंसमेंट। ठीक है। राइट को रिनाउंस करना मतलब राइट को सेल कर देना। आपका जो पावर था कंपनी से शेयर्स लेने का सस्ती रेट पे, वो आप किसी दूसरे को भी बेच सकते हो। बाई बैक ऑफ द शेयर, बाई मतलब होता है खरीदना, बैक मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स को, कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स, तो उसको बोलते हैं बाईबैक। बाईबैक जब भी होगा फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या फिर कंपनी अदर सिक्योरिटीज इशू करेगी और उससे जो पैसा आएगा उसे अपने पुराने शेयर होल्डर्स को पैसा दे देगी।
इति अध्याय समाप्तम, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है और जो थेरेटिकल पार्ट था वो मोस्टली पूरा कवर कर दिया है।